लेप्रोसी या कुष्ठ रोग का आजकल पूरा इलाज संभव है। जब से एमडीटी आ गई है, एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें 2-3 दवाइयाँ एक साथ देते हैं तो उससे इलाज पूरा हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है जो बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं, बहुत से लोग जो वीडियोज़ हैं उन पे कमेंट्स में पूछते हैं कि ठीक होने बाद क्या लेप्रोसी दोबारा हो सकती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या लेप्रोसी दोबारा हो सकती है, और अगर हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होंगे और उसका क्या इलाज होगा और उसका क्या बचाव होगा, अपन क्या बचाव करें जिससे दोबारा नहीं हो। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, लेप्रोसी का आजकल पूरा 100% इलाज है, और वो इलाज होता है मल्टी ड्रग थेरेपी से, जिसमें 2-3 दवाएं देते हैं। रिफेम्पिसिन देते हैं, क्लोफाजिमिन देते हैं और डेप्सोन देते हैं। और ये दवाइयाँ 6 महीने से लेकर 1 साल तक दी जाती हैं। इन दवाइयों को देने के बाद बीमारी ठीक हो जाती है, ज़्यादातर सभी बीमार ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ठीक होने के बाद क्या हमें ये वापस हो सकती है। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं, फिर वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि ठीक हो गई तो क्या दोबारा होगी हमको लेप्रोसी। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जैसे कोई भी बीमारी दोबारा हो सकती है, ऐसे लेप्रोसी भी दोबारा हो सकती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि या तो आपको दोबारा लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो जाए नए सिरे से, या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, उससे दोबारा हो सकती है। तो अगर लेप्रोसी दोबारा हो सकती है तो उस दोबारा लेप्रोसी जो होती है उसको हम बोलते हैं रिलैप्स, लेप्रोसी का रिलैप्स। तो अब इसके बारे में विचार करते हैं कि लेप्रोसी रिलैप्स जो होती है, ये लेप्रोसी रिलैप्स का कारण क्या है। सबसे पहले तो बता दूं इसका कारण क्या है। तो ये कारण ये है कि अपन जब एमडीटी की दवाई देते हैं, जो हम दवाई देते हैं 6 महीने, तो अब पॉबेसिलरी के अंदर पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी होती है जिसके अंदर कीटाणु की संख्या कम होती है, उनको 6 महीने देते हैं। और जो मल्टीबेसिलरी होती है जिसमें कीटाणु की संख्या बहुत होती है, उनको साल भर के देते हैं। तो ये जो दवाई लेते हैं, कोर्स पूरा कर लेते हैं, उससे ज़्यादातर सभी कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो छुप जाते हैं और नर्व्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ पे उनका दवाई का कोई असर नहीं होता है हाइबरनेशन में। और जब दवाई पूरी हो जाती है और फिर जब कभी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो यही जो परसिस्टर्स, इनको हम बोलते हैं परसिस्टर्स, जो छुप जाते हैं, तो ये जो परसिस्टर्स होते हैं यही लेप्रोसी दोबारा कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लेप्रोसी रिलैप्स। तो ये होती कब है लेप्रोसी रिलैप्स? ये होती है जनरली जो अपने लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ले लिया और कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट करने के 3 साल के अंदर अंदर हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये बहुत लंबी भी चली जाती है। 10-15 साल आपने लेप्रोसी ट्रीटमेंट लियो 10-15 साल हो गए, उसके बाद में आपको रिलैप्स कभी हुआ है। अभी किन लोगों को रिलैप्स हो सकता है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो ये है कि अगर आपने लेप्रोसी जो ट्रीटमेंट लिया है वो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं लिया, इरेगुलर ट्रीटमेंट, जो एमडीटी लिया आपने, साल भर का कोर्स है, कभी आपने लिया कभी आपने नहीं लिया, या कभी आपने बीच में गैप कर दिया, तो ये जो इरेगुलर ट्रीटमेंट होता है ये इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा इसका ये है कि जिन लोगों को इस टाइप की लेप्रोसी होती है, पॉसिबेसिलरी की बजाय मल्टीबेसिलरी वाली, जिनमें कीटाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो जिनमें कीटाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, मल्टीबेसिलरी है, और मल्टीबेसिलरी में भी जो बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल लोड कितना है। तो अगर लोड सबसे ज़्यादा लोड हो, जितना ज़्यादा लोड होगा उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ये होता है कि अगर आपके लेप्रोसी है और उसके अंदर आप जानते हैं कई तरह रिएक्शन हो जाते हैं, 2 तरह के, तो अगर आपको रिएक्शन होते हैं लेप्रोसी के अंदर, तो रिएक्शन होने वालों को चांसेस इसके लेप्रोसी के बढ़ जाते हैं। एक और रिस्क फैक्टर ये है कि जिन लोगों को बॉर्डरलाइन लेप्रोसी होती है, चाहे वो बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड हो, चाहे वो बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस हो, क्योंकि बॉर्डरलाइन लेप्रोसी जो होती है उसमें आपकी इम्यूनिटी स्टेबल नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी इधर उधर जा सकती है, इसलिए इम्यूनिटी स्टेबल नहीं होने के कारण से आपके रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और रिस्क फैक्टर है कि जिन लोगों के जो नर्व्स होती हैं, हालांकि नर्व्स सब लेप्रोसी में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जिन लोगों की नर्व्स काफ़ी मोटी हो जाती हैं, उन लोगों के आपके रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नर्व्स के अंदर जाके वो परसिस्टर्स बैठे रहते हैं
तो उनके रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये है कि अगर आपके रिलैप्स हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा रिलैप्स हो गया, यानी इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो देखिए साइन एंड सिम्टम्स करीब करीब वैसे ही हैं जैसे कि जब शुरुआत की लेप्रोसी में होते हैं। तो आपको कहीं भी नए कुछ पैच दिखाई पड़ सकते हैं जहाँ पे सूनापन हो, जहाँ पे आपको पता नहीं लगे कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई टच करे तो भी पता नहीं चले, ठंडे गर्म का भी वहाँ पता नहीं चले। तो ऐसे पैच बन सकते हैं आपके जो स्किन से हल्के कलर के पैच हों, या फिर ऐसे पैच बन सकते हैं जो उठे हुए पैचेज हैं और जो पैचेज रेड भी हो सकते हैं, या कहीं भी मोटे मोटे दाने हो सकते हैं, छोटे या बड़े आपके दाने या गांठें भी कहीं हो सकती हैं, या कहीं आपको मसल वीकनेस हो सकती है, हाथ में या पैर में कहीं आपको वीकनेस महसूस हो रही है, या किसी छोटे मतलब अंगुली की या अंगूठे की या पैर की कोई पैरालिसिस हो गई है। तो ये लक्षण, या फिर आपके जो पुराने लेप्रोसी पैचेस थे जो ठीक हो गए थे आपके, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, उनमें फिर वही सूनापन आ गया, फिर उसी तरह से आपके वो मोटे हो गए हैं। तो ये लक्षण हैं आपके लेप्रोसी के रिलैप्स होने के। अगर इनमें से कोई भी आपको लक्षण ट्रीटमेंट लेने के बाद नज़र आता है तो आपको तुरंत स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे वो देख सकें कि भाई ये लेप्रोसी रिलैप्स है या नहीं है। अब उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि भाई रिलैप्स है या नहीं है। कंफर्म करने के लिए कुछ हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट में सबसे कॉमन जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो तो होता है आपका कि जो ईयर लोब्यूल होता है, ईयर लोब्यूल से, कोहनी से, घुटने से, और अगर कोई पैच है तो उससे, वहाँ से स्लिट स्किन स्मीयर बनाते हैं। तो स्लिट स्किन स्मीयर में क्या करते हैं, किसी ब्लेड से, जो आपका सर्जिकल ब्लेड होता है, उसे स्क्रैच करते हैं स्किन को, इन्हीं चारों जगह पे जो मैंने बताई है, स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैच करके वो छोटा सा जो हल्का सा टिश्यू होगा, वो एक कण होगा टिश्यू का, उस कण को वहाँ से निकाल के और एक स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रख के फिर उसको स्टेन करके और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो अगर उसके अंदर हमें लेप्रा बेसिलाई दिखाई पड़ जाते हैं तो इसका मतलब आपको लेप्रोसी हो गई है, तो ये कंफर्म टेस्ट हो जाता है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि लेप्रा बेसिलाई तो कितने लेप्रा बेसिलाई है, उनका लोड कितना है। फिर दूसरा टेस्ट है आपका पीसीआर का टेस्ट। यही जो मटेरियल हमने वहाँ से लिया था, इसी पे हम पीसीआर कर लेते हैं, और पीसीआर करके फिर पता लगा लेते हैं कि भाई इसमें कितना लेप्रा बेसिलाई है, कितना लोड है, क्या है। तीसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको एलाइजा टेस्ट कहते हैं। तो एलाइजा से कंफर्म कर लेते हैं कि आपके अंदर इन लेप्रा बेसिलाई के अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो आपको इसका मतलब लेप्रोसी वापस हो गई है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है बायोप्सी का। जो आपके पैचेज नए आ गए हैं, उन पैचेज से हम एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा काटेंगे और काट के फिर इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो अगर वहाँ पे होगा तो आपके बेसिलाई भी दिख जाएंगे, और जो लेप्रोसी के चेंजेस होते हैं स्किन में, वो चेंजेस भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो इन सब टेस्टों से हम कंफर्म कर लेते हैं कि आपको लेप्रोसी रिलैप्स हो गई है। अब उसके बाद जब कंफर्म हो गया तो फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट वैसे तो यहाँ भी मल्टी ड्रग थेरेपी देंगे, 3 दवाइयाँ देंगे, वही रिफेम्पिसिन देंगे, क्लोफाजिमिन देंगे, डेप्सोन देंगे, लेकिन इनको हम कम से कम 2 साल के लिए देंगे। ये थोड़ा सा चेंज है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें कोई और दवाई भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो लेप्रोसी के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे क्लेरिथोमाइसिन है, मिनोसाइक्लिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, इनमें से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा चेंज ये है कि इन दवाइयों को देने के बाद 2 साल तक तो हम देंगे ही, लेकिन इसका हम पूरा चेकअप रखेंगे, फॉलोअप रखेंगे। फॉलोअप हम 2 साल के बाद में भी आपको देखते रहेंगे, हर 6 महीने में, और हो सके तो 10 साल तक हम आपको देखते रहें। तो ये ट्रीटमेंट हुआ इसका। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आगे से ये रिलैप्स नहीं हो, इसको हम कैसे बचाएं, यानी प्रिवेंशन क्या है इसका। उसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपको रेगुलर लेना है, उसमें कहीं गैप नहीं होना है, उसमें इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, कभी आपने लिया कभी नहीं लिया, बीच में बंद कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको रिएक्शन होता है लेप्रोसी में, तब भी आपको ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि रिएक्शन होता है वो इस दवाई के रिएक्शन नहीं होता है, वो इस कीटाणुओं के रिएक्शन होते हैं। इसलिए रिएक्शन होने पे भी आपको एमडीटी बंद नहीं करनी है। तो एक तो ये प्रिवेंशन का सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी ये है कि
आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, लेके बंद कर दिया, लेकिन बंद करने के बाद में भी आपको डॉक्टर के पास बराबर चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। और पहले साल बंद करने के 1 साल के अंदर तक तो आपको हर 3 महीने में चेकअप करवाते रहना चाहिए। और उसके बाद फिर कम से कम 3 साल तक हर 6 महीने में चेकअप करवाते रहना चाहिए। और आगे भी अगर आप लंबा चेकअप करवाएं तो और भी अच्छी बात है। तो इन 2 मेजर्स से, इन 2 चीज़ों से हम आपका प्रिवेंशन कर सकते हैं रिलैप्स होने से। खैर वैसे तो ये सब कुछ आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपकी इम्यून सिस्टम जो है, कितना आपकी इम्यूनिटी कितनी है, कितनी कमज़ोर है, कितनी ताकतवर है लेप्रा-बेसिलस के अगेंस्ट, उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इन सावधानियों पे ध्यान देंगे तो आप लेप्रोसी के रिलैप्स से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूँगा मैं, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।